ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग कैसे? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई के प्रति आप अग्रसर होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। तो आपको बता दें, हम आरआरबी एनटीपीसी स्नातक स्तर के प्रश्न पत्रों के माध्यम से मैथ्स का, रीजनिंग का, जी के जेस की क्लास, रिकॉर्ड क्लास चला रहे हैं। जी के जेस का आदर के शिफ्ट बाय डे बाय चल रहा है और रीजनिंग का टाइप वाइज चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। जो पेपर में आएगा वहीं पढ़ा रहे हैं। अकीन के साथ जाकर एक बार विजिट कर लेना और मैथ्स का चैप्टर वाइज। और आपको बता दें, आरआरबी एनटीपीसी एमसीक्यू 2025 के प्रश्नों का समाधान और भंडारक की प्ले लिस्ट में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आपको बता दें, जी हमारा 15वें नंबर का क्लास चल रहा है जी के जी एस का। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जी के जी एस के टॉप 14 प्रश्न, और आपको पता है सीबीटी 1 में टॉप सीबीटी 1 में प्रश्नों की संख्या 40 होती है, 14 होती है, 40। हम उन्हीं प्रश्नों को एक ही शिफ्ट के एक ही वीडियो के माध्यम से कवर कराने का प्रयास करते हैं, जिससे आप शिफ्ट बाय डे बाय तर्क वितर्क लगा सको। मैथ्स का, रीजनिंग का, जी के जी एस का इसी प्ले लिस्ट मिलेगा जहां पर जी के जी एस का मिलने वाला है। तो आप लोग एक बार विश्वास के साथ जाके देखना और आप शिफ्ट देख पा रहे होंगे 3rd नंबर है और तारीख आप देख पाएंगे 11। इससे पहले हमने 11 की सेकेंड शिफ्ट और इससे पहले 11 का फर्स्ट शिफ्ट बनाया है। चलिए, सिस्टमेटिक प्रश्न नहीं मिलेगा। पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं इस शिफ्ट इस तारीख का। लास्ट तक बने रहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य का नीति का कौन सा निर्देशक सिद्धांत नहीं जोड़ा गया? देखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न पूछा है। मतलब हमें पूछ रहा है संविधान संशोधन, वो भी कौन सा? 42वां। और आपको पता होना चाहिए 42वां 1976 में हुआ है और इससे ही भारत का लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। आपने सुना होगा भारत का लघु संविधान हम आर्टिकल नंबर 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं। इसी के तहत बोल रहा है, इस संशोधन के तहत किसे नहीं जोड़ा गया? तो आपका आंसर है ऑप्शन बी, सहकारी समितियों पर लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देना। ये बाद में जोड़ा गया है, 42वें नंबर पर नहीं जोड़ा गया था। अगला प्रश्न, एशिया अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में लड़कों की शॉटपुट स्पर्धा में निश्चित की गई उपलब्धि क्या थी? तो याद रखें, हमें पूछ रहा एशिया जो अंडर 18 का जो एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ था शॉटपुट, आप जानते होंगे एथलीट गेम होता है शॉटपुट। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि शॉटपुट क्या होता है कि नहीं। मतलब मेरे भाई गोला फेंक, तो आप जानते हो कितना फेंक, क्या आप गोला फेंक। इसमें कह रहा है आपको जो निश्चित उपलब्धि क्या थी, जी आपका आंसर होनी चाहिए लड़कों का 19.59 मीटर की थ्रो के साथ रजत पदक। तो यहाँ पर हम बात करें जो स्पर्धा है, इस स्पर्धा में उपलब्धि भारत की क्या रही है? 19.59 मीटर थ्रो के साथ इतना मीटर डिस्टेंस फेंका और रजत पदक प्राप्त किया था। अगला प्रश्न, और आपको बता दें 4 से 5 प्रश्न कंप्यूटर का आएगा। कंप्यूटर क्लास हमें लग रही है, जाके देखें। और नेक्स्ट बात आती है करंट अफेयर की, सीए की बात करें तो कम से कम 8 और अधिकतम 10 प्रश्न आने की संभावना। आप हमारे चैनल की लिस्ट में करंट अफेयर घटनाक्रम पर जाकर आप डेली क्लास अटेंड कर सकते हैं, वो भी टॉप 10। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्राप्त सम्मिश्रित स्कोर रेंज क्या है? तो आप याद रखें 65 से 17 के बीच रहेगा, समझे। तो जो SDG इंडिया इंडेक्स में भारत का जो रैंक है, याद रखें सम्मिश्रित रूप से जो केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा जो प्राप्त रेंज है, जो आपका रहेगा 65 से 77 तक। प्रश्न, और आप प्रश्नों के माध्यम से तर्क वितर्क करेंगे कि किस प्रकार का पैटर्न, किस अध्याय से या किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न व कितने हार्ड इजी आ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के महान पठार प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख नदी नहीं? आपको पता होनी चाहिए। ये आप देख पा रहे होंगे, देखो प्रायद्वीपीय मतलब होता है मेरे भाई भूगोल में ऐसा क्षेत्र जो तीनों ओर से जल से घिरा हो, तो पूर्व से, पश्चिम से, दक्षिण से। इस एरिया को आपने देखा होगा भारत का नक्शा, तो यहाँ पर आप श्रीलंका देखते हैं, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय पठार। तो बोल रहा है कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार की नदी नहीं है? तो आपको बता दें नर्मदा है, कृष्णा है, गोदावरी है। यमुना उत्तर भारत मैदान की नदी है। तो इस प्रकार से नदियों से संबंधित हमें प्रश्न पहले पूछ चुका है, तो आप लोग तर्क वितर्क लगाना सीखिएगा। नेक्स्ट, सन 2025 में विक्रम 3201 और कल्पना 3201 और कल्पना 3201 का विकास किस पहल से संबंधित है? तो
एक प्रकार का जी हाइब्रिड याद रखें, हाइब्रिड बीज का नाम है, ठीक है। विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का विकास किस से संबंधित है या किस मिशन या किस कार्यक्रम से संबंधित है, तो याद रखें मेक इन इंडिया अभियान। आपको पता होना चाहिए 2014 में मेक इन इंडिया शुभारंभ हुआ था और जी इस प्रकार से राष्ट्रीय कार्यक्रम या आप कह सकते हैं योजना से संबंधित प्रश्न है। तो मेक इन इंडिया के तहत विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का विकास हुआ है, वो भी 2025 में। रीजनिंग की क्लास बता दूं मेरे प्यारे, टाइप वाइज चल रही है और यकीन के साथ कह दूं जो पढ़ाया जा रहा है इससे बाहर का प्रश्न नहीं आएगा। जी गांठ बांध के कह सकता हूं मैं या लिख कर कह सकता हूं। देखिएगा रीजनिंग का जो पैटर्न है रेलवे का वो सेम है, रेलवे के सभी एग्जाम में आपको बहुत फायदा होगा जी, मैं आपको कह सकता हूँ। मैथ्स की बात करें तो अभी जाकर देखें, कृषि के विकास के लिए मोहम्मद तुगलक द्वारा खोले गए नए विभाग का क्या नाम था। मतलब कृषि के क्षेत्र विकास करने के लिए देखो पहले समय में भी विभाग हुआ करते थे राजा महाराजाओं के, तो जो मोहम्मद तुगलक याद रखें इन्होंने कृषि के क्षेत्र में अच्छा विकास हो, या आप कह सकते हो कृषि से संबंधित विभाग का नाम बताना कि जो तुगलक मोहम्मद तुगलक द्वारा स्थापित किया गया, तो उसका नाम रहेगा दीवान ए कोही, ठीक है। दीवान ए कोही एक प्रकार का विभाग था मोहम्मद तुगलक के समय जो कृषि से विकास से संबंधित काम किया। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं और आप बता दें शिफ्ट और डी आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। सुभाष चंद्र बोस के कार्यभार संभालने से पहले इंडियन नेशनल आर्मी का नेता कौन था। देखिएगा सुभाष चंद्र बोस को तो आप जानते होंगे। सुभाष चंद्र बोस के कार्यभार संभालने से पहले इंडियन नेशनल आर्मी का नेता कौन था, तो याद रखें मोहन सिंह। इस प्रकार से हमें इतिहास से संबंधित जो भी आपके प्रमुख आंदोलन हुए हैं, आंदोलन का प्रश्न पूछता है, प्रमुख आपके संगठनों का प्रश्न पूछता है, तो मोहन सिंह आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा यह अनिवार्य किया गया कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में सिविल कर्मचारियों का चयन प्रतियोगिता परीक्षाओं के आधार पर होगा। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यह निर्णय लिया कि जो भारतीय क्षेत्र में जो सिविल कर्मचारी होते हैं, देखो भारत में ही तो राजपाट किया करते थे भाई, गुलामी बना के रखे भारत को, कौन, अंग्रेज। तो अंग्रेज का जो ईस्ट इंडिया कंपनी कहता था कि जो सिविल क्षेत्र में जो रोजगार मिलेगा वो ऐसे ही नहीं देंगे, हम आपको चयन परीक्षा देना पड़ेगा, तो उसे नाम दिया गया प्रतियोगिता परीक्षा। तो चयन प्रतियोगिता परीक्षाओं की बात करें तो वो शुरुआत हुआ है चार्टर एक्ट 1853 के तहत। तो 1853 एक्ट के तहत यह निर्णय ले लिया गया कि अब सिविल कर्मचारियों की भर्ती हम ऐसे ही नहीं करेंगे, अब आप लोगों को पेपर देना होगा। तो याद रखिएगा जो अभी वर्तमान में जो सिविल परीक्षाएं चलती है उसका शुभारंभ अंग्रेजों के द्वारा भी कर दिया गया था चार्टर एक्ट 1853 के तहत। तो जी जो एग्जाम के जो प्रश्न है एनटीपीसी के याद रखें, और आपको पता अगले महीने से 12th लेवल एनटीपीसी एग्जाम चालू होने वाला है और इसके बाद आपको ग्रुप डी होगा और फिर आपको एलपी टेक्नीशियन जो भी एग्जाम होने वाले रेलवे के सभी में काम देगा। तो अगला प्रश्न आप एक बार आपके समक्ष है, 1991 और 92 और 2011 और 12 के बीच सुधारात्मक अवधि के दौरान खनन, विनिर्माण और बिजली सहित उद्योगों की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या थी। तो 6.7%। मतलब 1991 और 92 और 2011 और 12 के बीच की बात कर रहा, इस बीच में बहुत सुधार हुआ खनन क्षेत्र में, विनिर्माण क्षेत्र में, बिजली क्षेत्रों में। तो औसतन वृद्धि पूछ रहा तो आपका 6.7% वृद्धि हुआ है, मतलब पहले की तुलना में। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, दिसंबर 2024 में किस औद्योगिक कंपनी को कार्य करने के लिए बेहतरीन जगह के रूप में प्रमाणित किया गया है। तो हमें क्या पूछ रहा है कि ऐसा औद्योगिक कंपनी जो कार्य करने के लिए बेहतरीन जगह के रूप में प्रमाणित किया गया है, वो आपका आंसर आएगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है क्या, SAIL। तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एक ऐसी औद्योगिक कंपनी है जो कार्य करने के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है, रोजगार दे रहा है लोगों को, है कि नहीं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करके अपने मूल क्षेत्राधिकार का उपयोग करता है। तो हमें पूछ रहा है रिट का उल्लेख आर्टिकल 32 में है। 5 प्रकार रिट होते हैं और रिट जारी करके अपने मूल क्षेत्राधिकार का उपयोग करता है। तो
रिट हमें जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, आर्टिकल उच्च न्यायालय, आंसर आएगा आपका 226। ठीक है, उच्चतम न्यायालय अलग होता है, उच्च न्यायालय अलग होता है। तो उच्च न्यायालय के बारे में पूछ रहा है। उच्च न्यायालय जो रिट जारी कर सकता है वो भी 5 प्रकार का है, और आर्टिकल नंबर 226 में उसका उल्लेख मिलता है। तो प्रमुख महत्वपूर्ण आर्टिकल आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रमुख संशोधन पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट में प्रश्न पूछा था 42वें संविधान संशोधन, है कि नहीं। अभी क्या पूछा, रिट के बारे में। तो उच्च न्यायालय अलग होता है, आपको पता है, उच्चतम न्यायालय अलग होता है। तो उच्च न्यायालय मतलब होता है आपका राजकीय न्यायालय, उच्चतम मतलब क्या होता है, देश का न्यायालय। तो उच्च न्यायालय जो आर्टिकल नंबर 226 के तहत रिट जारी करता, और रिट मेरे भाई 5 प्रकार को याद रखें। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, विश्व व्यापार संगठन WTO के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही। आपको बता दें, इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का प्रश्न पूछ रहा है, और इससे संबंधित पहले प्रश्न पूछ चुका है। इससे पहले जो प्रश्न पूछा था कि इसकी स्थापना कब हुई, मुझे बहुत अच्छे से याद है। और आपको बता दें, ये हमारा 15वां क्लास चल रहा है जी के जी, इसका मतलब 15 टाइप के प्रश्न या 15 शिफ्टों के प्रश्न हो चुके हैं। समझ गए, 2025 के अप टू डेट प्रश्न कब हो रहे हैं, पुराने प्रश्न ही मेरे भाई 2025 के ही प्रश्न हो रहे हैं। और आपको NTPC में 100% 12th लेवल में काम देगा, रेलवे के सभी एग्जाम में। और 1995 में WTO की स्थापना हुआ, ये प्रश्न हमें पूछा था। हमें पूछ रहा कौन सा कथन सत्य है। चलिए, WTO समझौते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं में व्यापार को भी कवर करते हैं। उनका कार्य बता रहा, ठीक है, ये भी सही होगा। नेक्स्ट, इसका उद्देश्य टैरिफ के साथ साथ नॉन टैरिफ बाधाओं को दूर करना और सभी सदस्य देशों को अधिक बाजार पहुंच प्रदान करना, मतलब बाजार प्रदान करना इसका काम है। नेक्स्ट, भारत ने आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने और टैरिफ दरों को कम करके WTO में किए गए व्यापार के उदारीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा है। इसका मतलब ये आपका ऑप्शन चौथा राइट होगा। मतलब पहला भी कथन सही है, दूसरा भी कथन सही, और तीसरा भी कथन सही है WTO के से संबंधित। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा, वर्तमान में इसके कितने सदस्य देश है। प्रश्न पूछ याद रखें, इसके पहले हमें यूनेस्को से संबंधित प्रश्न भी पूछ चुका है। किससे, यूनेस्को, मैं आपको बता दूं पूछ चुका है। विश्व व्यापार संगठन का प्रश्न पूछा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का प्रश्न पूछ लेता है। अगला प्रश्न देखेंगे, लास्ट तक बने रहिएगा, आपको ही फायदा होगा भाई, आपके लिए ही काम कर रहे हैं। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के महासागर, नदी, वायुमंडल एवं भूमि विज्ञान केंद्र में ने अपने शोध में पाया कि सतही ओजोन प्रदूषण भारत की कृषि को प्रभावित करने वाला एक गंभीर मुद्दा बनकर उभरा है। मतलब जो भारत की कृषि है इसको प्रभावित कर रहा है कौन, महासागर, नदी, वायुमंडल, भूमि विज्ञान केंद्र ने यह पता लगाया, शोध किया कि जो ओजोन है, सतही ओजोन है, ठीक है, कि वो कौन पता लगाया है, IIT खड़गपुर, ठीक है, IIT खड़गपुर ने पता लगाया है कि कृषि को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगला प्रश्न, यूनेस्को द्वारा आयोजित NGO के 2024 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था। सम्मेलनों का विषय समझौते अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे। अभी मैंने आपको बोला था यूनेस्को का प्रश्न आया था, और देखो उसी संबंधित प्रश्न आ गया। आप तर्क वितर्क कर लीजिएगा कि प्रश्न का पैटर्न क्या है, किस टॉपिक से प्रश्न आ रहा हो, कितना लेवल का प्रश्न पूछ रहा है। 15 नंबर शिफ्ट चल रहा है, मतलब आप समझने कष्ट कर सकते हैं अगर पिछला देखोगे तो आंसर आएगा कार्यवाही के लिए क्षमता निर्माण करना। इसका उद्देश्य था किसका, यूनेस्को 2024 में एक NGO का बैठक हुआ था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो NGO के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 में यूनेस्को द्वारा आयोजित हुआ था। इसमें यह कहा गया था, इसका थीम क्या था, कार्यवाही के लिए क्षमता निर्माण करना। अगला प्रश्न, सन 2024 में शुरू की गई NPS वात्सल योजना का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था। देखो 2024 में एक योजना शुभारंभ किया गया है जिसका नाम क्या है, NPS वात्सल, और योजना कार्यक्रम का प्रश्न पूछ रहा है, उनका उद्देश्य पूछता है। इसका उद्देश्य NPS वात्सल योजना का विशेष रूप से नाबालिगों के लिए बचत सह पेंशन योजना की पेशकश करना। मतलब नाबालिग मतलब होते हैं जो 18 साल से छोटे हैं, ठीक है, 18 साल से जिनकी उम्र कम है, 18 से कम एज वालों को हम नाबालिग कहते हैं, और ज़्यादा वालों को बालिग कहते हैं। उनके लिए बचत सह पेंशन योजना का शुभारंभ करना या पेशकश करना इस योजना का उद्देश्य है। और जिससे उनकी जो एज
बिल्कुल क्या हो जाएगी, युवा पीढ़ी हो जाएगी, उस एज के बाद उन्हें पैसा वापस कर दिया जाएगा इस योजना के तहत। अगला प्रश्न लास्ट तक बने रहिएगा। खालिस्तान के कारण 17वीं शताब्दी में कोरोमंडल तट पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। मतलब हमें जो यूरोपीय कंपनियाँ याद है, डच, फ्रांस, ब्रिटिश, इन सब के बारे में प्रश्न बार बार प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सी कंपनी ने कहाँ स्थापित किया, किसको भगा कर, या इन्होंने कब स्थापित किया अपने साम्राज्य को। तो इस प्रकार से आप पढ़ लीजिएगा इतिहास में कि जो कंपनी आई हैं विदेशियाँ, वो कब आई, उस उद्देश्य क्या था, कहाँ पर स्थापित हुआ, उनका मुख्यालय कहाँ था, है कि नहीं। तो हमें बताना दक्षिण पूर्व एशियाई बाजारों से वस्त्र की मांग में वृद्धि के कारण क्या, दक्षिण पूर्व एशियाई बाजारों में वस्त्र की मांग की वृद्धि के कारण 17वीं शताब्दी में कोरोमंडल तट पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार हो जाइएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई थी। और आपको पता है कोरोमंडल तट तो आप जानते होंगे ये पश्चिमी घाट में स्थित है, ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट कहलाता है। और विदेशी जो कंपनियां अधिकांश ये आपके समुद्र तटीय या समुद्र तट का उपयोग करके ही या समुद्री मार्ग का प्रयोग करके भारत पहुंच रहे थे। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, बुकर 2024 के लिए लघु सूचित रैचल कुसनर के उपन्यास का नाम क्या है। देखिएगा 2024 में बुकर पुरस्कार दिया गया, वो भी किस सूची में, लघु सूचित में। तो बुकर पुरस्कार 2024 के लघु सूचित क्या, रैचल कुसनर के उपन्यास का नाम क्या है। एक आपके लेखक हैं, इनका उपन्यास को 2024 का लघु सूचित पुरस्कार दिया गया है। उन व्यक्ति का नाम क्या है, क्रिएशन लैक के उपन्यास का नाम क्या है, क्रिएशन लैक, जो रैचल कुसनर की एक उपन्यास है। इसी 2024 का बुकर पुरस्कार दिया गया था। तो 24-25 का अधिकांश करंट अफेयर पूछ रहा, आपको बता दें 8 से 10 प्रश्न पूछेगा 40 प्रश्नों में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विंडोज डेस्कटॉप इंटरफेस में टास्क बार के मुख्य उद्देश्य को संदर्भित करता है। कंप्यूटर का प्रश्न पूछ रहा है, तो हमें बोल रहा है ऐसा विकल्प आपको बताना जो विंडोज जो डेस्कटॉप होता है उसके इंटरफेस में टास्क बार के मुख्य रूप से दिखाता है। यह ओपन और अक्सर उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम तक एक्सेस प्रदान करता है। यह आपका आंसर रहा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी को दिखाती है। तो आपको पता होगा कि राधा और जो कृष्ण है इसकी प्रेम कहानी को दिखाने वाले नृत्य शैली को हम क्या बोलते हैं, रासलीला। क्या बोलते हैं, रासलीला। इस प्रकार से नृत्यों से संबंधित प्रश्न भी पूछ रहा है। और अगला प्रश्न आपके समक्ष मैथ्स का, यहाँ मैथ्स नहीं पढ़ाया जाएगा लेकिन दिखा देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 43 व 32 से विभाज्य। अब आप ये बताओ क्या आपको बन पाएगा जी। अगर आपको 43 का पहाड़ा बनेगा तो बनेगा, और 32 का पहाड़ा बनेगा तो आप भाग लगा पाओगे। तो आपको बता दें, इनको पढ़ना चाहते हो ऐसे तो हाँ, हमारे साथ आप ज्वाइन हो जाइएगा। हम आपको बता दें 100% आपको सिखा के देंगे। और फिलहाल मैथ्स की क्लास चल ही रही है। और अभी हम आपको बता दें प्रतिशत लाभानी बट्टा SICI 5 अध्याय के प्रश्न उठा के पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल हर शिफ्टों के 5 अध्याय के प्रश्न अगर हैं हर शिफ्ट में तो उठा के पढ़ा रहे हैं। आप देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं, नहीं पढ़ना तो कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, जनवरी 2025 में भारत द्वारा भाग लिए गए अभ्यास LAPEROUSE के बारे में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिएगा। तो यहाँ पर आपको बता दें, हमें ऑप्शन सेकेंड राइट है, मतलब पहला और तीसरा ही कथन सही होगा। तो हमने कहा पहला कथन, तो भारतीय नौसेना ने INS मुंबई एक निर्देशित मिसाइल विध्वंसक के साथ अभ्यास के चौथे संस्करण में भाग लिया। समझे, ये आपका पहला कथन सही होगा। नेक्स्ट थर्ड कथन सही है, भारत की भागीदारी इंडो पैसिफिक में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने सागर विजन के अनुरूप है। ये आपका राइट होगा। तो पहला और थर्ड राइट है, ऑप्शन आप सेकंड देख पाएंगे। इस प्रकार का पैटर्न का प्रश्न हमें पूछ रहा है, कथन दे देता है और पूछता है कि कौन सा कथन सही या नहीं है। तो देखिएगा प्रश्न का पैटर्न। अगर आप पहली बार पेपर देने जा रहे हैं तो आपको जरूर देखकर जाना चाहिए कि पिछले एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न आया है।
पिछले नहीं, अप टू डेट 2025। अगला प्रश्न, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में शामिल हस्तक्षेपों में से एक है क्या? ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में शामिल हस्तक्षेपों में से एक है, आपका आंसर आएगा ऑप्शन पहला, बिना संपर्क वाले गांवों को सड़क संपर्क प्रदान करना। ठीक है, मतलब ग्रामीण विकास कार्यक्रम का एक उद्देश्य है कि जो गांव ऐसे हैं जो संपर्क में नहीं है, जहां पर सड़कें नहीं हैं, क्योंकि आपसी में गांवों को जोड़ने का सबसे महत्वपूर्ण जरिया होता सड़क। अगर सड़कें नहीं हैं तो आपस में जोड़ने हेतु सड़कों का निर्माण किया जाएगा। सड़क का संपर्क प्रदान करना इसका उद्देश्य है। आपके समक्ष है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थता द्वारा निपटाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिएगा, हमें पूछ रहा है भारत का संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा आपसी में समझौते के माध्यम से निपटाने हेतु दिशा निर्देश है। जो आपका आंसर आएगा आर्टिकल नंबर 51D। ठीक है, इस प्रकार से आप देख पा रहे कितना हटीला और अंदर का प्रश्न पूछा है। तो आर्टिकल नंबर 51D में कहा गया है भारतीय संविधान में कि जो राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय विवाद होंगे उन विवादों को आपसी समझौते के माध्यम से निपटाना जरूरी है। अगला प्रश्न, कौन सी प्रमुख खोज जठर अम्लता के उपचार में दवाओं के निर्माण में सहायक होती है? हमें क्या पूछ रहा है, ऐसी खोज का नाम बताना है जो जठर ग्रंथि होती है उसमें अम्लता होती है, उसके उपचार के रूप में काम आएगी। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन थर्ड, हिस्टामाइन पेट में एसिड स्राव को उत्तेजित करता है। ठीक है, तो जठर अम्लता के उपचार में दवाओं के निर्माण में सहायक होती है। तो आपका आंसर होगा हिस्टामाइन पेट में एसिड स्राव को उत्तेजित करती है और उसको निकलने में सहायता प्रदान करती है। ये साइंस का प्रश्न रहा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, उत्तराखंड में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी वनवासी जनजातियां मौसमी प्रवास और वन आधारित मवेशी पशुचारण के लिए जानी जाती है? देखिएगा, हमें पूछ रहा है उत्तराखंड में, देखो अधिकांश भारत में कई राज्यों में वनवासी या आप कह सकते हो जनजाति आदिवासी समुदाय रहता है। तो हमें ऐसा पूछ रहा है कौन सी वनवासी जनजाति जो वनों में निवास करती है, मौसमी प्रवास और वन आधारित मवेशी पशुचारण के लिए जानी जाती है? जो आपका आंसर आएगा वन गुज्जर। ठीक है, वन गुज्जर एक ऐसी जनजाति है जो उत्तराखंड तरफ पाई जाती है, जो प्रमुख वनवासी जनजाति है, वनों में रहती है और मौसम के हिसाब से जो प्रवास करते हैं और वन आधारित पशुओं का पालन पोषण करते हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, कौन सा मामला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 99वें संविधान संशोधन को रद्द करने से संबंधित है? देखिएगा, आपका आंसर आएगा ऑप्शन फर्स्ट, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन केस। ठीक है, क्या बोल रहा है, कौन सा मामला पूछ रहा है जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 99वें संविधान संशोधन को रद्द करने से संबंधित है? तो वो आपका ऑप्शन राइट होगा फर्स्ट, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेटेड ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन केस 2015 में हुआ था। इस केस के माध्यम से जो आपका संशोधन हुआ था 99 नंबर का, इसे रद्द कर दिया गया। इस प्रकार से हमें जो कौन सा केस है, उस मामला का क्या है, इस प्रकार का प्रश्न नहीं पूछ रहा है। प्रश्न, अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के जवाब में अपनी मौद्रिक नीति के रुख को समायोजित किया। RBI द्वारा अपनाया गया नया रुख क्या था? तो RBI का प्रश्न भी हमें हर शिफ्ट में पूछ रहा, याद रखें, और कुछ भी हो जाए RBI का प्रश्न आएगा, क्योंकि भाई भारत का सबसे बड़ा वित्त संस्था है और प्रश्न पूछेगा। तो आंसर है अनुकूल। तो RBI द्वारा अपनाया गया रुख क्या? अनुकूल मतलब है जो सही लगता है उसको अपनाना ही अनुकूल कहलाता है। आप कह सकते हो प्रतिकूल मतलब होता है आप लोग उल्टा अलग, तो अनुकूल मतलब क्या होता है, जो सही है और जिससे फायदा होगा उसे हम अनुकूल रवैया या रुख कह सकते हैं। अगला प्रश्न हमें पूछ रहा है घनत्व का सूत्र क्या है? ये साइंस का प्रश्न आया। तो इससे पहले हमें एक प्रश्न शिफ्ट में पूछा था कि कार का SI मात्रक क्या होता है? जूल, ऊर्जा का भी जूल होता है, याद रखें। हाँ, उसी प्रकार भी पूछ रहा है घनत्व का सूत्र क्या होता है? तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। ठीक है, द्रव्यमान को जब आयतन से भाग दोगे तो आपका घनत्व निकलता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में रैम और रोम
के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिएगा, आपको पता होनी चाहिए, कंप्यूटर का प्रश्न आपको मेरे भाई 4 कम से कम और 5 अधिकतम पूछेगा। ये बात आप लोग गांठ बांध के रख लो। अगर आप नहीं पढ़ते हो पैटर्न को समझकर तो पछताना होगा। हम जीके जीएस के प्रश्नों को दिखा के इशारा कर रहे हैं तर्क वितर्क लगाने के लिए, किस प्रकार का रेलवे का प्रश्न एनटीपीसी में आया था और आगामी भर्ती परीक्षा रेलवे के कोई भी एग्जाम में काम देगा और 12th लेवल में तो काम देगा ही देगा और एनटीपीसी में तो काम देगा। चलिए, तो आपको बता दें कि आपका आंसर आएगा रैम सक्रिय प्रोग्राम के लिए डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है, जबकि रोम स्थायी रूप से डाटा को संग्रहित करता है। इसे आप कह सकते हो अस्थायी मेमोरी और आपका ये कहलाएगा स्थायी मेमोरी। मतलब होता है रैम, मतलब क्या होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम मतलब कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। समझे, इस प्रकार से रैम रोम आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, साइंस का प्रश्न पूछा है, प्लाज्मोडियम का कौन सा अद्वितीय गुणधर्म जो मलेरिया को आवधिक ज्वर वाला एक चक्रीय रोग बनाता है। तो आपको पता है कि जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम नामक एक परजीवी होता है। इस कारण से होता है भाई, जो मादा मच्छर एनाफिलीज है वो तो सिर्फ आप क्या कहते हैं रोग वाहक होती है, तो उस प्लाज्मोडियम को ले जाने का काम करती है, तो वो वाहक है, एक साधन है। लेकिन जो मेन कारण होता है वो परजीवी होता है। तो मलेरिया का जो परजीवी याद रखें उसका नाम प्लाज्मोडियम है। तो प्लाज्मोडियम का कौन सा अद्वितीय गुणधर्म जो मलेरिया को आवधिक ज्वर वाला एक चक्रीय रोग बनाता है, तो याद रखें यह है आरसीबी सविदार और प्रत्येक कुछ दिनों में अविष्य भोजन मोचन। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं आप लोग, जो उस प्रत्येक कुछ दिनों में आविष मोचन कुछ विशेष प्रकार के जो विषैले पदार्थ उत्पन्न करता है कौन प्लाज्मोडियम, जिस कारण से विशेष आप कह सकते जौहर उत्पन्न होता है या विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के कुछ भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा के अस्थायी विराम के को सर्वोत्तम व्याख्या करता है। देखिएगा, हमें प्रश्न पूछ रहा है इस प्रकार से, मानसून से संबंधित प्रश्न, वर्षा से संबंधित प्रश्न जरूर पूछ रहा है। तो ये आपका भूगोल का प्रश्न है भाई, तो हमें आंसर देना है मानसून में रुकावट। समझे, क्या दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा में अस्थायी विराम हो जाता है, इसे बोलते हैं मानसून में रुकावट। अगला प्रश्न, ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2025 के अनुसार किस देश में कुल प्रारंभिक चरण उद्यमशीलता गतिविधियां दर सबसे अधिक है। आपका आंसर आएगा संयुक्त अरब अमीरात। मतलब सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो जो उद्यमशीलता है, उद्यमशीलता की गतिविधियां सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा विकास हो रहा है, सबसे ज़्यादा उद्योग स्थापित हैं, बहुत से कारखाने हैं। तो सबसे ज़्यादा ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा संयुक्त अरब अमीरात, ना कि संयुक्त राज्य अमेरिका। समझे, संयुक्त अरब अमीरात एक ऐसा देश है जहां पर सभी कुल देशों में, किस देश में कुल प्रारंभिक चरण की जो उद्यमशीलता है सबसे तेज है। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न, राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न जो काम लायक है, प्रमुख समझौते संगठन सैन्य अभ्यास प्रमुख पुरस्कार का प्रश्न पूछ रहा है। सरकार के अवसंरचना पर बल देने के कारण वित्त वर्ष 2024 में सीमेंट उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। क्या भारत में अवसंरचना को पर विकास करने के लिए सरकार द्वारा भारत में अवसंरचना के क्षेत्र में, विनिर्माण के क्षेत्र में उपलब्धि या अच्छा करने के लिए वर्ष 2024 में सीमेंट के उत्पादन को वृद्धि करने के लिए जोड़ दिया गया। तो जो कितना परसेंट बढ़ा, जो आपका आंसर आएगा 7% सीमेंट के उत्पादन वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न, पुस्तक छौक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है। तो याद रखें पुस्तक का नाम क्या है, झोंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी। इस पुस्तक के लेखक याद रखें अभिजीत बनर्जी। तो मैंने बोला था ना पुस्तक का प्रश्न भी आएगा, हाँ आ गया। अब कौन कैसा प्रश्न आएगा ये कह नहीं सकते, लेकिन मतलब कह सकते हैं आप लोग करंट का पुस्तक भी आएगा। अधिकांश जो प्रश्न पूछ रहा है वो करंट का प्रश्न पूछ रहा है, ना कि पहले वाला। तो अभिजीत बनर्जी द्वारा लिखित इस पुस्तक को पूछा है। अगला प्रश्न,
माइकल मधुसूदन दत्त द्वारा 1849 में प्रकाशित उस काव्य संग्रह का शीर्षक क्या है जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीवन गाथा वर्णित है। मतलब पृथ्वीराज चौहान को तो आप जानते होंगे, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के जीवन से संबंधित एक जीवन गाथा है। यह माइकल मधुसूदन दत्त द्वारा प्रकाशित पुस्तक में लिखा है। उस पुस्तक का जो काव्य संग्रह, उसका जो शीर्षक है, ये जो आप कह सकते हो क्या मेन हेडलाइन है, उसका नाम क्या, पुस्तक का नाम द कैप्टिव लेडी। क्या है? द कैप्टिव लेडी उस पुस्तक का शीर्षक का नाम है, जिस पर पृथ्वीराज चौहान की जीवन गाथा वर्णित है। और कौन लिखा है? माइकल मधुसूदन दत्त 1849 में। बहुत शानदार प्रश्न पूछा है। पुस्तक का प्रश्न देखिएगा, 2 प्रश्न पूछ लिया। अगला प्रश्न की बात करें, MS वर्ड 365 में कौन सा फीचर उपयोगकर्ताओं को विभिन्न बुलेट स्टाइल या प्रतीकों का चयन करके और उनके आकार और रंग को संशोधित करके बुलेटेड सूचियों की उपस्थिति को कस्टमाइज करने की सुविधा देता है? अब इतना बड़ा थ्योरी दिया, देखिएगा तो याद रखिए इसका आंसर आएगा बुलेट लाइब्रेरी। ठीक है, बुलेट लाइब्रेरी आपका राइट आंसर होगा, जो एक विशेष प्रकार की सूचियों को उपस्थिति को कस्टमाइज करने में सुविधा देता है, जो आपने ऊपर देखा। नेक्स्ट आप देखेंगे, निम्नलिखित में से किससे बाजार सुधारों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक अधीक्षक सहना ए मंडी की नियुक्ति की गई? देखो, बाजारों में सुधार करने हेतु तो अभी एक प्रश्न हमें पूछा था, कृषि के विकास के लिए जो बनाया गया था मोहम्मद तुगलक द्वारा, उस विभाग का नाम क्या था? आपने देखा। अभी प्रश्न पूछ रहा बाजारों में सुधार करने हेतु एक अधीक्षक, मतलब जो देख रेख करता है, ठीक है, उसका पद का नाम क्या था? सहना ए मंडी। ठीक है, बाजारों की देखभाल के लिए सहना ए मंडी मतलब एक अधीक्षक का नियुक्त किया गया था। याद रखें, वो किसने किया था या किसके बाजारों में था, किस वंश से संबंधित है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सहना ए मंडी नामक एक पद दिया था, जो बाजारों में सुधार करने हेतु प्रभावित था या उस पर कार्य करता था। अगला प्रश्न आप देखेंगे, देखिएगा, जब आप विंडोज पर कोई फाइल डिलीट करते हैं, ठीक है, जैसे आप बात करें, आप कंप्यूटर चलाते होंगे तो कंप्यूटर में जो विंडोज होता है, विंडोज पर जब कोई फाइल आप डिलीट करते हैं तो इससे रिसाइकल बिन में रखा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? याद रखें, तो इस प्रकार से रिसाइकल बिन या फाइल डिलीट से संबंधित शॉर्टकट की हमें पूछ रहा है। आप बता दें, कंप्यूटर का क्लास भी हमने लगाया, कम से कम 5 से 6 क्लास लगा, इसके बाद हमने बंद कर दिया है क्योंकि समय थोड़ा मिल नहीं पा रहा। बाकी करंट अफेयर क्लास पर डे लग रही है, तो आप करंट अफेयर की क्लास में पर डे आप जाके देख सकते हो। घटना चक्र या करंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट है। यहाँ 8 से 9-10 प्रश्न आपको हर शिफ्ट में पूछा है, तो हम टॉप 10 प्रश्नों के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। यहाँ में जो प्रश्न पूछे उसका आंसर होगा, फाइल को राइट क्लिक करके और रिस्टोर विकल्प का चयन करके रिस्टोर किया जा सकता है। जैसे आप किसी विंडोज़ को ओपन करे हो, विंडोज़ में कोई फाइल अगर डिलीट कर देते हो तो वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। रिसाइकल बिन में जाने के बाद उसे आप पुनः अपने विंडोज फाइल में अगर लाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? फाइल में राइट क्लिक करना है और रिस्टोर विकल्प आप जब क्लिक करोगे तो अपने आप वो रिसाइकल बिन से वापस आ जाता है। जे आप कंप्यूटर में किए होंगे या नहीं किए तो पढ़ना तो पड़ेगा भाई। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश नील बगान मालिकों के विरुद्ध 12/7 विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध सक्रिय असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था? देखिएगा, ब्रिटिश शासन के शासनकाल में नील विद्रोह हुआ था। तो नील विद्रोह है जो नील बगान मालिकों के विरुद्ध था, ठीक है, जो 12/7 विद्रोह के नाम जाना जाता है। इसके नेतृत्व तो कौन थे? टीटू मार। कौन? टीटू मार इस आंदोलन के प्रमुख क्या थे? नेतृत्वकर्ता थे, जो नील बगान मालिकों के विरुद्ध रखा गया था। तो इस प्रकार से आपने देखा, इस वीडियो के माध्यम से आपने 40% देखा है और समझा। यकीन है अगर आपको जानकारी बेहतर मिल रही है तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट RRB NTPC MCQ 2025 के प्रश्नों के माध्यम से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरे नेक्स्ट पार्ट वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी समस्याओं को हमारे साथ रख सकते हैं। और आप इसी प्रकार से मैथ्स का भी जाके देख सकते हो, चैप्टर वाइज चल रहा है। 100% सटीक जानकारी है जो आपको 12th लेवल एग्जाम अगले महीने चालू होना, NTPC का वहाँ काम देगा। रीजनिंग का टाइप वाइज क्लास चल रहा है जो आपको बेनिफिट देने वाला है। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग, पढ़ते हैं हम आपके साथ।